फाइनल डेस्टिनेशन 5। कहानी की शुरुआत होती है सैम लॉटन से। वो सुबह सुबह अपने ऑफिस टीम की ट्रिप के लिए नाश्ता तैयार कर रहा होता है। तभी वहाँ आती है उसकी गर्लफ्रेंड मॉली हार्पर, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं होती। वो सैम से कहती है कि उनका रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा, इसलिए वो ब्रेकअप करना चाहती है। सैम हैरान रह जाता है लेकिन कुछ कह नहीं पाता। थोड़ी देर बाद आता है सैम का बॉस पीटर फ्रिन अपनी गर्लफ्रेंड कैंडेस हुपर के साथ, जो कंपनी में ही इंटर्न है। उनके साथ उनकी एक और सहकर्मी ओलिविया कैसल भी जुड़ती है। तभी उनके सख्त सुपरवाइजर डेनिस आता है और सबको जल्दी बस में बैठने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें टीम बिल्डिंग ट्रिप के लिए निकलना है। सैम जाता है अपने दोस्त नेथन को बुलाने, जो फैक्ट्री का मैनेजर है, लेकिन फैक्ट्री के वर्कर उससे नाराज है क्योंकि वो बहुत कम उम्र में सुपरवाइजर बन गया है। यूनियन रिप्रेजेंटेटिव रॉय तो खुलकर उसकी अथॉरिटी को चुनौती देता है। बस की तरफ जाते हुए सैम नेथन से बताता है कि उसे एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम शेफ की जॉब ऑफर हुई है और वो चाहते हैं कि सैम को ट्रेनिंग के लिए पेरिस भेजा जाए। सैम सोच में पड़ जाता है, क्या उसे अपने सपनों का पीछा करना चाहिए या मॉली के साथ रहना चाहिए। बस अब निकलती है नॉर्थ बे ब्रिज की ओर, जहाँ कुछ हिस्सा कंस्ट्रक्शन के अधीन होता है। सैम अचानक ब्रेक लगने पर अपनी उंगली काट लेता है। तेज हवाएं पुल को हिलाने लगती है और धीरे धीरे वो पुल दरारों से टूटने लगता है। अब शुरू होती है मौत की असली कहानी। पुल टूटने लगता है, बस झटके खाती है और सब लोग घबराकर बाहर निकलने लगते हैं। कैंडेस भागते हुए पुल के दूसरे छोर की ओर जाती है, लेकिन फिसलकर नीचे गिर जाती है और सीधे एक सेलबोट के ऊपर गिर जाती है। उसकी मौत एक झटके में हो जाती है। इधर बस नीचे पानी में गिरती है और आईजैक अंदर ही फंस जाता है क्योंकि वो वॉशरूम में था। बाकी लोग किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुल और टूटता जाता है। मॉली किसी तरह एक स्टील बीम पकड़कर सुरक्षित बाहर निकल जाती है। ओलिविया भी कोशिश करती है, लेकिन उसकी ऐनक गिर जाती है और वो नीचे गिर जाती है। जैसे ही वो पानी में सांस लेने के लिए ऊपर आती है, एक कार सीधे उसके ऊपर गिर जाती है। अब पुल के केबल्स टूटने लगते हैं और एक केबल नेथन को सीधा बीच से काट देता है। डेनिस के ऊपर गर्म टार गिरता है, जिससे वो जलकर नीचे गिर जाता है। सैम और पीटर किसी तरह पुल के स्थिर हिस्से पर छलांग लगाते हैं। पीछे पूरा पुल मलबे में तब्दील हो जाता है, लेकिन तभी एक ट्रक में रखे लोहे के रॉड्स गिरते हैं, जो सीधा पीटर को भेद देते हैं। और फिर उसी ट्रक से एक धातु की शीट गिरकर सैम को बीच से दो हिस्सों में काट देती है। और तभी सैम की आंखें खुलती है। वो कांपते हुए देखता है कि वो बस में बैठा है, पुल अभी टूटा नहीं है। मतलब ये सब एक विजन था, एक ऐसा प्रीमोनिशन जो आने वाली मौतों की झलक दिखा गया। सैम घबराकर सबको चिल्लाकर कहता है, यहाँ से निकलो, ब्रिज टूटने वाला है। डेनिस तुरंत पीटर को भेजता है। कैंडेस भी साथ जाती है। बाकी ओलिविया, नेथन और आइजैक नीचे उतर जाते हैं और सैम की बात सुनकर दौड़ पड़ते हैं। और कुछ सेकंड बाद पुल सच में टूट जाता है। अब जब सब लोग इस हादसे से किसी तरह बच जाते हैं तो पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए बुलाती है। एजेंट जिम ब्लॉक सैम से सवाल करता है, तुम्हें कैसे पता चला कि ब्रिज गिरने वाला था? सैम डर के मारे सच बता देता है कि उसे पहले ही इसका विजन आया था। पीटर तुरंत उसकी तरफ से बोलता है, सैम कोई पागल नहीं है सर, उसने हमें बचाया है। लेकिन एजेंट जिम को ये बात थोड़ी अजीब लगती है। वो पूछता है, क्या तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था? कहीं गुस्से में तो नहीं किया कुछ? मॉली चुप रह जाती है। वो कहती है कि ये पर्सनल मैटर है। उसी वक्त एक और ऑफिसर अंदर आता है और कहता है कि ब्रिज गिरने का कारण तेज हवाएं और स्ट्रक्चरल डैमेज था, इसलिए सबको जाने दिया जाता है। अब टीवी पर खबर आती है 86 लोगों की मौत और कुछ बचे हुए सर्वाइवर्स। एक मेमोरियल सेरेमनी रखी जाती है जहाँ सब अपनी जान बचने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं, पर अंदर ही अंदर सबके मन में एक सवाल है, हम बचे कैसे? वही सैम के भाषण के दौरान डेनिस गलती से आइजैक का नाम उन लोगों में ले लेता है जो मर चुके हैं। सब हंस पड़ते हैं, लेकिन सैम के मन में डर बैठ जाता है। तभी एक रहस्यमयी आदमी उनके पास आता है, विलियम ब्लडवर्थ, शहर का कोरोनर यानी शवों की जांच करने वाला। वो गहरी आवाज में कहता है, मौत को धोखा देना आसान नहीं होता, सावधान रहो। उस रात सैम अपने रेस्टोरेंट की शिफ्ट खत्म करके मॉली के घर पहुंचता है। वो देखता है कि लाइट्स बार बार फ्लिकर कर रही है, लेकिन ध्यान नहीं देता। वो बस एक पुरानी फोटो देखता है जिसमें वो और मॉली खुश नजर आ रहे हैं। मॉली चाय लेकर आती है और सैम से कहती है, तुमने हादसे में मुझे बचाया, लेकिन अब मुझे डर लगता है। सैम कहता है, मैंने सिर्फ तुम्हें बचाने के बारे में सोचा था। मॉली समझाती है, तुम्हें पेरिस जाना चाहिए सैम, तुम्हारा सपना वही है। लेकिन सैम जवाब देता है, अगर तुम साथ नहीं हो तो कोई सपना मायने नहीं रखता। उधर कैंडेस अपनी जिम्नास्टिक प्रैक्टिस के लिए तैयार हो रही होती है, लेकिन उसे अजीब बेचैनी महसूस होती है। वो पीटर से कहती है, आज मेरा मन नहीं है प्रैक्टिस का। पीटर मुस्कुराकर कहता है, तुम ये 15 साल से कर रही हो, डर कैसा? कैंडेस मन मारकर जिम जाती है। पीटर भी दर्शक दीर्घा में जाकर बैठ जाता है। अब माहौल बहुत टेंस हो जाता है। फैन ऊपर घूम रहा है, उसके स्क्रू हल्के से ढीले हैं और कैंडेस का लकी बैंड अचानक टूट जाता है। वो हल्का सा रुकती है, पर फिर मुस्कुराकर कहती है, ये तो कुछ नहीं, और रूटीन शुरू करती है। उसी वक्त ऊपर लगे फैन से एक स्क्रू गिरता है, लेकिन वो उसे बाल बाल बचाकर निकल जाती है। दूसरी जिम्नास्ट उसके पास से गुजरती है और उसी स्क्रू पर पैर रख देती है। वो चिल्लाकर नीचे गिर जाती है। उसके गिरने से चौक पाउडर उड़ता है और हवा में घूमता हुआ सीधे कैंडेस की आंखों में चला जाता है। वो पल भर को कुछ नहीं देख पाती, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ऊपर से गिरती है सीधे अपनी गर्दन के बल। पूरा हॉल कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाता है। पीटर के चेहरे से खून उतर जाता है। वो अपनी जगह से उठ भी नहीं पाता। सैम को जब इस हादसे की खबर मिलती है, वो तुरंत पीटर के पास पहुंचता है उसे संभालने के लिए, लेकिन वहां वो फिर देखता है ब्लडवर्थ
ब्लडवर्थ को जो चुपचाप खड़ा होकर सब देख रहा होता है। सैम उसके पास जाता है लेकिन वो अचानक गायब हो जाता है। अब सैम को लगने लगता है कि ये सब कुछ साधारण हादसे नहीं है बल्कि मौत एक एक करके सबको लेने आई है। कैंडेस की मौत के बाद ऑफिस का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल था, अब अगला कौन? सैम, मॉली, पीटर, ओलिविया, नेथन और आइजैक सभी अब अपने अपने तरीके से उस हादसे को भूलने की कोशिश कर रहे थे, पर मौत किसी को भूलने नहीं देने वाली थी। आइजैक की स्पा डेथ। एक दिन ऑफिस खाली पड़ा होता है। आइजैक अपने सहकर्मियों के डेस्क में चोरी छिपे चीजें ढूंढ रहा होता है। अब तो ये सब मर गए हैं तो ये चीजें किसी काम की नहीं। वो हंसते हुए कहता है। उसे एक स्पा कूपन मिलता है और आंखों में चमक आ जाती है। थोड़ी मसाज हो जाए, आखिर जिंदगी दोबारा मिली है। वो स्पा पहुंचता है। रिसेप्शन पर बैठी महिला बताती है ये कूपन 2 थेरेपी सेशंस को कवर करता है। आइजैक फ्लर्ट करते हुए बोलता है तो पहला सेशन आप देंगी? रिसेप्शनिस्ट गुस्से से मुस्कुराती है और कहती है आज आपकी मसाज मेरी दादी करेंगी। कमरे में एक बूढ़ी चाइनीज लेडी आती है। चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस हाथों में ताकत और आंखों में रहस्य। वो आइजैक की हड्डियों को ऐसे क्रैक करती है जैसे कोई पुरानी किताब पलट रही हो। आइजैक दर्द से चिल्लाता है आह। थोड़ा प्यार से लेडी। वो ठंडी आवाज में कहती है तुम बहुत स्टिफ हो, तुम्हें ढीला करना पड़ेगा। फिर वह चली जाती है और आइजैक सुइयों से ढका हुआ बेड पर लेटा रहता है। पास में अगरबत्ती जल रही होती है। धीरे धीरे धुआं फैलने लगता है। अचानक एक सुई उसके शरीर में और गहराई तक चली जाती है। वो हिलने की कोशिश करता है लेकिन हिल नहीं पाता। फिर धुआं और घना होने लगता है क्योंकि अगरबत्ती ने तौलिया में आग लगा दी होती है। आइजैक चीखता है कोई है, मदद करो, लेकिन कोई नहीं आता। वो गिरने की कोशिश करता है और नीचे गिरते ही टेबल से स्पिरिट का जार टकराता है जिससे और आग भड़क जाती है। आग उसके चारों ओर फैल जाती है लेकिन किसी तरह वो फर्श तक पहुंच जाता है और राहत की सांस लेता है। बच गया। पर तभी ऊपर रखी बुद्धा मूर्ति हिलती है और धीरे धीरे झुकते हुए सीधे उसके सिर पर गिरती है। क्रश। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। उधर सैम, मॉली, पीटर और नेथन अब पूरी तरह घबरा चुके हैं। सैम कहता है ब्लडवर्थ सही कह रहा था, मौत हम सबके पीछे है। वो सब तय करते हैं कि ओलिविया को चेतावनी देंगे क्योंकि अब उसकी बारी है। ओलिविया इस बीच एक आई क्लिनिक में होती है जहां वो लेसिक सर्जरी करवाने आई है। डॉक्टर उसे आश्वासन देता है डोंट वरी, ये बिल्कुल सेफ है। लेकिन जैसे ही वो ऑपरेशन टेबल पर लेटती है उसका हाथ कांपता है। वो अपने स्पेक्स उतारकर साइड में रख देती है। उसकी आंखों में डर साफ झलकता है। डॉक्टर बाहर निकल जाता है और तभी मशीन के पास रखी पानी की बोतल गिर जाती है। पानी इलेक्ट्रिक स्विच तक पहुंचता है और लेजर मशीन की सेफ्टी लिमिट गड़बड़ा जाती है। अब वो मशीन ओवरलोड होकर खुद ब खुद चालू हो जाती है। ओलिविया घबराकर उठने की कोशिश करती है लेकिन उसकी बेल्ट्स बंधी होती है। वो रिमोट उठाने की कोशिश करती है लेकिन रिमोट नीचे गिर जाता है और गलती से लेजर एक्टिवेट हो जाता है। नीली किरण सीधी उसकी आंख पर पड़ती है। वो चीख उठती है आह मेरी आंख। वो किसी तरह बेल्ट्स तोड़कर उठती है। आंख से खून टपक रहा होता है और पीछे से सैम और मॉली दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं। ओलिविया लेकिन वो भागते भागते खिड़की से टकराती है और कांच तोड़कर नीचे गिर जाती है। सीधे एक कार की विंडशील्ड पर थर्डर। सड़क पर भीड़ जमा हो जाती है। सैम और मॉली ऊपर से सब देख रहे होते हैं, डरे थके टूटे हुए। नीचे एजेंट जिम पहुंचता है और सैम से कहता है मुझे पता है ये तुम नहीं कर रहे, लेकिन तुम कुछ जानते जरूर हो। सैम थरथराती आवाज में कहता है डेथ हमें नहीं छोड़ने वाली, हम सबकी बारी है। ओलिविया की दर्दनाक मौत के बाद अब बाकी बचे लोग पूरी तरह घबराए हुए हैं। सैम अपनी डायरी में कुछ लिख रहा होता है। मॉली पास आती है और पूछती है क्या लिख रहे हो? सैम कहता है मैं कोशिश कर रहा हूँ ये समझने की कि मेरी विजन में लोग जिस क्रम में मरे थे वो असलियत में भी उसी क्रम में मर रहे हैं। मॉली घबरा जाती है, मतलब अब अगला कौन? सैम ठंडी सांस लेते हुए कहता है नेथन। उधर फैक्ट्री में नेथन को अपने कार्ड पर रॉय की लिखी गालियां दिखाई देती है। वो रॉय को बुलाता है तुमने ये लिखा है। रॉय गुस्से में फट पड़ता है तू हमारे घंटे काटता है, अब सवाल भी पूछेगा। दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। रॉय बहुत गुस्से में और नेथन उसे समझाने की कोशिश करता है। उसी वक्त पीछे से एक भारी मेटल हुक हिल रहा होता है। नेथन को महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। वो चिल्लाता है रॉय पीछे हटो, लेकिन धक्का लगने से रॉय सीधे उसी स्विंगिंग हुक के रास्ते में चला जाता है और छन हुक उसके सिर के आर पार निकल जाता है। नेथन वहीं सन्न रह जाता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वो धीरे धीरे पीछे हटता है। क्या उसने रॉय की जान ले ली? क्या अब वो मौत को धोखा दे चुका है? दूसरी तरफ पीटर अब पूरी तरह मानसिक संतुलन खो चुका है। वो डेनिस से मिलने ऑफिस पहुंचता है। डेनिस कहता है तुम ठीक नहीं लग रहे पीटर, थोड़ा आराम करो। पीटर ठंडी हंसी हंसता है आराम? जब मौत हर कोने में छिपी हो तो कोई कैसे आराम करे? वो धीरे से कहता है किल और बी किल्ड, यही रास्ता है। डेनिस चौंककर पूछता है क्या बकवास है ये? पीटर पास झुकता है और कहता है अगर मैं किसी और की जान ले लूं तो मौत मुझे छोड़ देगी। डेनिस समझता है कि वो पूरी तरह पागल हो चुका है। वो तुरंत एजेंट जिम को फोन करता है। पीटर अब खतरनाक हो गया है, वो किसी को मार सकता है। लेकिन उधर फैक्ट्री में एक और अनहोनी होने वाली थी। डेनिस गुस्से में चिल्लाता है
सब लोग यहाँ आओ, ये मशीनें कौन चला रहा है। वो मशीन के पास जाकर उसे ठीक करने की कोशिश करता है। तभी ऊपर से एक रेंज स्पैनर फिसलकर घूमती हुई मशीन के गियर में गिरती है और उसी पल एक लोहा उछलकर डेनिस के चेहरे में धंस जाता है। एक पल में सब खत्म। मौत ने फिर अपनी जगह बना ली थी। अब सैम को यकीन हो जाता है कि ब्लडवर्थ सही था। मौत सबको उनके बचे हुए वक्त के हिसाब से मार रही है। वो मॉली से कहता है, मैं अब डरकर नहीं रह सकता। अगर मौत आ जाए या 50 साल बाद, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस तुम मेरे साथ रहो। मॉली रोते हुए कहती है, सैम प्लीज अब कहीं मत जाओ। लेकिन सैम उसे गले लगाकर कहता है, बस एक आखिरी शिफ्ट कर लूं फिर सब खत्म। सैम अपने रेस्टोरेंट में काम पर लौट आता है। अब वो हर चीज से सावधान रहता है। आग, चाकू, मिक्सर, ओवन, सब कुछ उसे डेथ ट्रैप लग रहा होता है। वो किसी तरह शिफ्ट पूरी करता है और शेफ से कहता है, मैंने तय कर लिया है, मैं पेरिस जा रहा हूँ। मॉली वहाँ पहुँचती है। सैम मुस्कुराता है, हम दोनों साथ चलेंगे। लेकिन तभी कांच के बाहर कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। वो है पीटर। सैम उसे अंदर बुलाता है। पीटर थका हुआ, आंखों के नीचे काले घेरे हाथ कांप रहे हैं। वो कहता है, मैंने पूरी रात सोचा, क्या मैं किसी अजनबी को मार सकता हूँ ताकि उसकी जिंदगी में ले लूं। सैम चौंकता है, क्या? पीटर धीरे धीरे मुस्कुराता है, लेकिन मैं नहीं कर पाया क्योंकि वो सब जीने के लायक थे। पर वो सैम और मॉली की तरफ देखता है। कैंडेस नहीं थी, ओलिविया नहीं थी, आईजैक नहीं था, तो बताओ मॉली क्यों जिंदा है? उसकी जेब से पिस्तौल निकलती है। वो मॉली की तरफ निशाना साधता है। मौत को धोखा देना है तो किसी की जान लेनी पड़ेगी। सैम तुरंत टेबल पलट देता है। धड़ाम, गन फायर होती है और आवाज सुनकर एजेंट जिम बाहर से दौड़ता है। मौत बनाम इंसान। सैम चिल्लाता है, मॉली भागो। पीटर उस पर हमला करता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। बर्तन गिरते हैं, गैस स्टोव जलते हैं, आग की लपटें चारों ओर फैलने लगती है। पीटर कहता है, मैं तेरा अंत बनूंगा सैम। लेकिन तभी एक छुरी ऊपर से गिरती है और बाल बाल सैम के सिर के पास जमीन में धंस जाती है। पीटर हंसता है, देखा, तेरी बारी अभी नहीं आई। वो गैस स्टोव चालू कर देता है। अब मौत खुद तुझे लेने आएगी। मॉली किसी कोने में छिपी होती है। वो धीरे से चाकू उठाती है और पीछे से आने की कोशिश करती है, लेकिन सामने एजेंट जिम खड़ा होता है। वो कहता है, सब ठीक है। मॉली कहती है, उसके पास बंदूक है। लेकिन इससे पहले कि एजेंट कुछ कर सके, पीटर गोली चला देता है। जिम गिर जाता है। अब पीटर कहता है, अब तेरी बारी है सैम। दोनों की भयंकर लड़ाई होती है। सैम लगभग हारने ही वाला होता है। पीटर उसके सिर को गर्म तेल में दबाने की कोशिश करता है, पर तभी सैम अपनी पूरी ताकत लगाता है, पीटर को पीछे धकेलता है और स्क्यूअर लोहे की छड़ से उसे सीधे पीठ में भोंक देता है। पीटर की आंखें खुली रह जाती है। वो गिर जाता है। सैम और मॉली एक दूसरे को गले लगाते हैं। सैम फुसफुसाता है, शायद अब मौत हमें छोड़ दे। 2 हफ्ते बाद दोनों फ्लाइट 180 में सवार होते हैं पेरिस के लिए। सैम खिड़की के बाहर देखता है और अचानक सामने बैठा एक लड़का चिल्लाता है, यह विमान गिरने वाला है, हमें उतरना होगा। एयर होस्टेस उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। सैम और मॉली चौंककर एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो लड़का था एलेक्स ब्राउनिंग। जैसे ही फ्लाइट उड़ान भरती है, सैम को एयर होस्टेस की बात सुनाई देती है। वो किसी पैसेंजर से कह रही होती है कि उस स्टूडेंट ने कहा था उसे एक विजन आया है। सैम का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। अचानक जहाज जोर से हिलने लगता है, सीटें कांपने लगती है और फिर प्लेन टूटने लगता है। सभी लोग चीखने लगते हैं। सैम उठकर मॉली की ओर बढ़ता है, लेकिन एक तेज झटका आता है और वो मॉली को खिड़की से बाहर खींच लेता है। मॉली बाहर निकलते ही प्लेन के पंख से टकराती है और उसी पल वो 2 हिस्सों में बंट जाती है। सैम चिल्लाता है, मॉली, लेकिन अगले ही सेकंड एक जबरदस्त विस्फोट होता है। आग की लपटें पूरे केबिन को निगल लेती है और सैम जलकर राख बन जाता है। दूसरी तरफ नेथन अब भी उस बार में बैठा होता है। रॉय की मौत का दुख उसके चेहरे पर साफ दिख रहा होता है। तभी उसका एक साथी आता है और कहता है, नेथन, ऑटोप्सी रिपोर्ट आई है। रॉय के दिमाग में एक फूला हुआ ब्लड वेसल था। वो तो वैसे भी कुछ दिनों में मरने वाला था। नेथन हैरान रह जाता है, मतलब रॉय की मौत तो पहले से तय थी, तो क्या मौत अब उसकी तरफ बढ़ रही है? वो सोच ही रहा होता है कि तभी आसमान से एक जलता हुआ प्लेन का हिस्सा सीधा बार पर गिरता है। बार जोरदार धमाके से टूट जाता है और उसी मलबे के नीचे दबकर नेथन की भी मौत हो जाती है। मौत फिर मुस्कुराती है, क्योंकि कोई भी मौत को धोखा नहीं दे सकता।